बच्चों, कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? अरे बताओ भाई। अच्छे नहीं हो? पहली बार आपने कहा कि आप अच्छे नहीं हो। अच्छा, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर? 15 से 20 दिन रह गए हैं और बोर्ड एग्जाम्स को क्या आने वाले हैं, तो बहुत स्ट्रेस फील हो, ठीक है? सर हमको कौन बचाएगा, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। हु विल सेव अस और हु विल सेव मी? तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ उस बंदे का एड्रेस जो आपको बचाने वाला है, ठीक है? तैयारी आपकी कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो, कितने कैसी भी हुई हो, तो जो आपको बचाएगा वो आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा फंडा है। ध्यान से देखना है ना। सवाल ये है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा फंडा है ना। हु विल सेव यू या हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ, ठीक है? ये इस टाइप का कोई मिरर आपके घर में होगा। देखो, हम तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का चैनल है हमारा, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे ना। तो आपको कौन बचाएगा, ठीक है? तो आपके घर में प्लेन मिरर होगा, पक्का होगा, ठीक है? उस प्लेन मिरर में जाके सामने खड़े हो जाना, तो जो आपको मिले वही आपको बचाएगा, ठीक है? तो कोई नहीं बचाएगा, केवल बेटा आप ही अपने आप को बचा सकते हो। यू आर दी सेवियर, ठीक है? आप ही सेवियर हो, अपने आप को आप ही बचा सकते हो, ठीक है? किसी की भी मत सुनो, कितना ही कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर वो आपको कह रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आप उसको, आप पे या तो भरोसा है कि आप कर पाओगे, या फिर उसने आपकी एक्टिविटीज देखी हैं कि आप सिंसियर नहीं हो, तो उस बेस पे कह रहा है। दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसने आपको देख लिया है कि भाई आप कर नहीं पाओगे, कि आपकी हरकतें ऐसी हैं, या फिर उसको लगता है कि अगर मैं इसको डिमोटिवेट करूंगा तो ये चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही केसेस में आपको उस बंदे की बात सुननी नहीं है, कोई भी हो। केवल हल्का सा मैं बता रहा हूँ, आजमा के देखना। ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों के साथ बहुत बार प्रॉब्लम होती है और वो इससे इम्प्रूव कर जाते हैं। तो अगर आपकी हल्की सी प्रॉब्लम हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी घड़ी में क्या करो, सेट टी इक्वल टू 0। अपनी घड़ी में, जो आपके पास घड़ी है, उसमें टाइम कितना फिट कर दो, 0। वैसे आपको पता है 15-20 दिन और रह रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन कम हुई है और उनको स्ट्रेस फील हो रहा है। तो अपनी घड़ी में टाइम 0 लगाओ और दोबारा से फाइनल टाइम स्टार्ट करो, या कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, अपने आप में विश्वास कर लो। आप जो अब हो, फॉर एग्जांपल आप 30% पे खड़े हो, तो आप 50 से 60-70% पहुंच जाओगे। अगर आप 50-60% पे खड़े हो, तो आप 80 to 85 पहुंच जाओगे। और अगर कहीं आप 80 के अराउंड हो, तो आप अबव 90 पहुंच जाओगे, ठीक है? आपको पता है जैसे जैसे ऊपर बढ़ना होता है तो थोड़ी डिफिकल्टी आती जाती है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा भी स्ट्रेस मत लेना, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। और मार्क्स के लिए नहीं, आप जाना कॉन्सेप्ट पे, मतलब मैंने क्या सीखा। मान लो अगर 14 चैप्टर्स हैं, तो क्या मेरा 2 चैप्टर हो गए, फिर दो, 1 by 1 एक चैप्टर को एक बार में लेके एक एक करके सब चैप्टर को आप कवर करते चले जाओ। जितने मैक्सिमम चैप्टर्स आपके हो सकें उतने अटेंड करो और जाके एग्जाम देके आना। मैं कह रहा हूँ, अपने अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि आपको लगेगा भाई हाँ, जो मैं था वो 15-20 दिन बाद में वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका हूँ, ठीक है? तो आज के बाद में कहना कि हम अच्छे नहीं है, ठीक है? चलो, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सर सेट टी इक्वल 0 नहीं, टॉपिक है हमारा, 1 मिनट रुको। टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अरे टॉपिक का नाम देखने मैंने गया था, टाइम देखने गया था, कितना हो गया, 4 मिनट 21 सेकेंड। कभी भी लो फील नहीं करना चाहिए, कभी भी, ठीक है? हाँ, होता है कभी कभी इतना हो जाता है, तो दोबारा से कि हाँ हो जाएगा, हम ही करेंगे, और कौन करेगा, ठीक है? चलो भाई, तो हमारा जो है ये ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड की आपके लिए 6th एंड लास्ट वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड डेली लाइफ के फिनोमिना। इसके बेस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और लास्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोशिश करेंगे कि इन दोनों
टॉपिक्स को इसी में ख़त्म कर लें। अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लास्ट में तो इसको कट करके अगली में डाल देंगे, वरना ये हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का 6th एंड लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंप्लीफाइड में समझाएंगे बिना किसी डिटेल में जाए। ठीक है ना, मतलब कहीं 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 पहुंच जाते हैं ना, वहां नहीं पहुंचेंगे, तो ध्यान से देखना। ये हमारा सिंपल सा अर्थ, देखो हम तो समझाना है आपको रटना नहीं है। ये क्या है सर? ये है इसकी चादर या ब्लैंकेट, ये तो हमारा अर्थ है, और ये इसके आसपास क्या है? ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट भी काहे का है? एयर का। कभी सुना नहीं? सुना है ना? तो ब्लैंकेट ऑफ एयर कुछ और नहीं, एटमॉस्फेयर ही होता है। ठीक है, तो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? एक बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस का ब्लैंकेट, मतलब जिससे हमारा अर्थ कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर सारे में जो है एयर के लेयर्स होंगी। ठीक है, अब आपको बताना चाहिए जो एटमॉस्फेयर है जैसे वो खत्म होगा उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? इसके बाद वेरी गुड, स्पेस। ठीक है, अब आपको बताना चाहिए स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है ना, हाँ बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, बट जो हमारा एटमॉस्फेयर नाम चीज है जहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, स्कैटर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं मिलता। तो जो एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्शन करे, जब हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास का रिफ्लेक्शन करे, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। खत्म सर? नहीं, कुछ और ही लिखा हुआ है। The reflection caused by the different layers of atmosphere having different optical densities is called atmospheric reflection. वो रिफ्लेक्शन जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की वजह से हो, और वो डिफरेंट लेयर्स के पास डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी हो, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ध्यान से देखना ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, अर्थ को रफ कर देते हैं ना, जो हमारा अर्थ है सुंदर सा, इसको रफ कर देते हैं। सुंदर सा था, अब तो हमने गंदा कर दिया है ना, पॉलिश कर दिया। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, ये बेसिकली फॉर एग्जांपल ये सरफेस अर्थ का, और यहाँ पर जो है ना हमारा ये डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ऐसी मैंने 3-4 बना दी, लो 5 बना लो, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसके बाहर जो है हमारा स्पेस है। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के अंदर अर्थ के पास पहुंचते रहते हैं, तो जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है, जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी कैसी? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? जो लाइट जिसमें मूव करने की स्पीड कम ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करेगा? रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होनी ही है। ठीक है, होता क्या है आपको पता है, इसके बाहर जो है हमारे सूर्य देव, दैट इज योर सन, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी अर्थ पे जितनी भी मतलब आपके पास एनर्जी के सोर्सेस हैं वो लास्ट में सन से ही ऑब्टेन हुए हैं या होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो हमारा सन है वो उसकी रेस जब हम अर्थ तक पहुंचती हैं तो सबसे पहले बताओ, अच्छा वैसे तो 4-5 टाइप की लेयर्स होती हैं, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर वगैरह करके, हमें उसमें नहीं जाना है, कोई ज्योग्राफी में पूछ जाएंगे पूरा, है ना। हमें तो ध्यान रखना है ये टॉप लेयर है, और जैसे हम पूछेंगे ये बिल्कुल वो लेयर जो अर्थ के बिल्कुल कांटेक्ट में है। तो देखो सबसे ज्यादा सन की रेस का जो इफेक्ट होगा आपको पता है, अगर हम गैस के पास खड़े हों तो हीट ज्यादा फील होगी, और थोड़ा दूर जाएंगे तो हीट का इफेक्ट कम होता जाएगा। उस तरीके से ही जो टॉप लेयर्स होती हैं उनका तापमान ज्यादा होता है और नीचे वाले लेयर्स का तापमान कम होता है। सर नहीं, ये तो जो तापमान ज्यादा होता है नीचे वाले लेयर का भी, बेटा
जो आपस में लेयर्स है ना, उनका टेम्परेचर कभी भी एक फिक्स कांस्टेंट के साथ इंक्रीज डिक्रीज करता ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि जो टॉप लेयर है उसका तापमान ज्यादा होता है, जैसे जैसे नीचे चलोगे तापमान की वैल्यू, टेम्परेचर जो आपका गिरता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम, तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर ताप टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की जो है ना मोशन तेज होता है और वो दूर दूर जाते हैं, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ की डेंसिटी वेरी गुड कम होगी। अगर यहाँ का टेम्परेचर कम है तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखो हमने सिर्फ लिख रखा है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो ऊपर से लेकर नीचे तक जाने में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब टॉप लेयर से लेकर नीचे जाने में ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो सबसे कम डेंसिटी इस लेयर की होगी, उसके बाद हल्की हल्की जो है बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो होंगी हमारी ऑप्टिकली, वो बिहेव करेंगे एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और नीचे वाली होंगी वो बिहेव करेंगी एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जो टॉप लेयर्स होती हैं वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती हैं और नीचे वाली ऑप्टिकली डेंसर की मीडियम की तरह बिहेव करती हैं। तो अब जब अलग अलग डेंसिटी के मीडियम तैयार हो चुके हैं, ऊपर रेयर नीचे डेंसर, तो आपको पता है सिंपल सा रिफ्लेक्शन हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अच्छा काम करते हैं, ये हमारे सन को इधर ड्रॉ कर लेते हैं ना, क्यू सन वहां क्यों नहीं करेंगे, सिंपल समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो यहां से जो है ना ये फॉर एग्जांपल ये सन की रे चली। अब ध्यान से देखना ये वाली जो है ना, जैसे मान लो यहां पर आ गई फॉर एग्जांपल, तो ये वाली जो है ना, ये वाली लेयर इसको छोड़ दो फिलहाल। जो ये लेयर है, इस जो ये हमारी लेयर है और नीचे वाली डेंसर है। तो जैसी ये लेयर से डेंसर में जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स और अवे, वेरी गुड, ये जाएगी टूवर्ड्स, तो कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। अब ये और से जाएगी, ध्यान से देखना। तो हुआ क्या, ये टूवर्ड्स दोनों मुड़ते मुड़ते एक्चुअल में ये क्या कर गई, जो लाइट की रेज है वो रिफ्रैक्शन शो कर जाती हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो बोर्ड एग्जाम्स में, क्या लिखना होगा, we have atmosphere in which different layers have different temperature because of which they have different optical densities, फिर तो खत्म। उसके बाद लिखना ऑप्टिकल डेंसिटीज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो वी हैव अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम अबव एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बिलो, सो ड्यू टू दिस डिफरेंस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। 3 to 4 लाइंस में आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, नोट डाउन कर लो करना बेटा। अब देखते हैं इसके फिनोमिना कौन कौन से इसके अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो 3-4 फिनोमिना को देखते हैं फटाफट से, फिर इसकी एक्टिविटी खत्म करेंगे। बहुत ही हार्ड नहीं है, आपने मेरे से अगर लाइव चैप्टर पूरा पढ़ के आए हो और पीछे की सारी ह्यूमन की वीडियोस देख के आ रहे हो, तो ये जो फिनोमिना हैं ये बहुत इजीली आपको समझ में आने वाले हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है उसका सबसे पहला फिनोमिना जो ऑब्जर्व होता है, स्टार्स सीम्स हायर एज दे एक्चुअली आर, मतलब स्टार्स जहां पर होते हैं हमें उससे एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। वो क्यों, वो कैसे, ध्यान से देखना, एक एक करके समझाएंगे। ये क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक, ये है हमारा अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। और अच्छा स्टार के बारे में बताएंगे हम क्या करते हैं जब बच्चों को नोटबुक में देना हो या बच्चे बनाते हैं तो ये उनके अकॉर्डिंग स्टार होता है। इसका मतलब ये है सन भी हमारा एक स्टार है आपको पता ही है। तो अगर कोई एक स्टार है स्पेस में तो वो ऐसे दिखता होगा, मतलब वो ऐसी शेप लेके बैठा होगा, है ना। तो आज हम आपका जो है ये डाउट, ये भ्रम, ठीक है ना, ये मिसकंसेप्शन खत्म कर देंगे कि स्टार ऐसा ही क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग स्टार है, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग स्टार यही होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे स्टार हैं ये
ठीक है, ये रहा स्टार, थोड़ा नीचे हो गया, ले लो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और आई थिंक मैंने अर्थ ज्यादा नीचे बना दिया। ठीक है जी, ये रहा हमारा स्टार, पता नहीं कितने किलोमीटर पे हमारा स्टार है ये हमारा अर्थ है। और ये क्या है हमारा एटमोस्फियर। तो यहाँ पर क्या होगा, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन शो होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। ठीक है, तो यहां से जो हमारा स्टार हमारे अकॉर्डिंग ऐसा है, तो उससे फॉर एग्जांपल ये लाइट चली, जो ये क्या है, ये हमारी लेयर है। ठीक है, ये लाइट चली, ये रही स्टार की लाइट। एक नहीं होती है बेटा, लाइट की रेज बहुत सारी होती है, हम केवल आपको एक शो करके दिखा रहे हैं। ये रही लाइट की रे। अब आपको पता है जैसे नीचे जाओगे तो आपका मीडियम बिल्कुल ठीक डेंसर होता चला जाएगा। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसी टूवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो बार बार हम समझाएंगे ना आपको, आपको पता है ये टूवर्ड्स नॉर्मल ही जाने वाला है। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां मान लो हमारे मोटू पतलू ले लूं, चलो रहने दो, यहाँ पे हमारे सोनू जी खड़े हैं। ठीक है यार, किसी का नाम लेकर लगता है, ठीक है, कहीं कहता है कि हमारा नाम क्यों ले लिया, ये वो है। चलो ये हमारे सोनू जी हैं, हम तो केवल इन्हें स्टार दिखाना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हमारे सोनू जी हैं, इन्हें स्टार देखना है, तो ये ऐसे करके देखेंगे ऊपर करके ऐसे। तो हुआ क्या, जो स्टार यहाँ पर है, इससे जब लाइट की रेज इनकी आईज में पहुंची, तो रिफ्लेक्ट करते 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 जो है ऐसे पहुंच गई। अब आपको पता है जो लाइट है वो ट्रेवल कैसे करती है, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमको जो दिखाई देगी, हमको दिखाई देगी यार ये लाइट तो कहीं यहां से आ रही है। ठीक है, मतलब ये तो रिफ्लेक्ट करते करते ऐसे पहुंची है, हमें दिखाई देगी यार लाइट तो लास्ट यहां से आ रही है। तो एक्चुअल में जहां स्टार था उससे हल्का सा ऊंचा दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो ये चीज की हाइट है उससे हल्का सा ऊपर हो जाता है। तो इसका भी आंसर क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो हमारे स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल हाइट से ऊंचा दिखाई भी देते हैं, समझा देना, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो जो इसकी पोजीशन है, अच्छा इसको बोलते हैं, जो एक्चुअल में है उसको बोलते हैं ट्रू पोजीशन, और जो दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। जो आपको अपियर हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एपरेंट पोजीशन। ठीक है, जो हमारी बुक्स में डायग्राम होता है और आसान सा, ध्यान से देखना, वो कुछ ऐसे दिखाया जाता है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना। ये रहा हमारा अर्थ, और ये रहा पर्टिकुलर मान लो पर्सन। ठीक है, और ये रहा हमारा, अच्छा स्टार लिख जाओ, ये रहा हमारा, ये रहा, अरे तो क्राउन बन गया, ये क्या बना दिया हमने, है ना। ये रहा हमारा स्टार। तो लाइट जो है ना रिफ्लेक्शन करते हुए कुछ ऐसे ना पहुंच के कुछ ऐसे पहुंचती है, कुछ ऐसे पहुंचती है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला काम कर रहा होता है, तो ये कुछ स्टार हमारा ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वो सिंपल सा है, क्या इसमें टाइम खराब करें ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्टार सीम्स हायर एज एक्चुअली आर। नोट करो, फटाफट चलते हैं अगले फिनोमिना की तरफ। 18 मिनट्स आर गॉन। अब चलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की तरफ, कि स्टार्स हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। Why stars twinkle? Twinkle, twinkle, little star, है ना। ध्यान से लिखना। नंबर 2, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बट क्यों, बट क्यों। और इसी पे क्वेश्चन आता है कि स्टार्स तो करते हैं बट मून क्यों नहीं करते, जबकि मून भी जो है हमारी सेलेस्टियल बॉडी, सॉरी मून क्या है, प्लैनेट्स, ठीक है ना, उसमें मून भी आ जाए। तो ध्यान से लिखना, सिंपल थ्योरी है। जो स्टार है ना, स्टार जो आपको लिखना है ना एग्जाम में, वो था पहले आपको, स्टार जो है ना वो काफी दूर है, फार अवे फ्रॉम
अर्थ। अर्थ से देखो दो इफेक्ट की वजह से स्टार जो है ट्विंकल होते हुए हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो स्टार है वो बहुत दूर है अर्थ से, ठीक है। तो हर पॉइंट जो है ना, ईच पॉइंट सॉरी सो दे विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स। आपको पता है जब कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है किसी चीज के रिस्पेक्ट में तो उसको पॉइंट बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो क्योंकि स्टार्स बहुत दूर होते हैं अर्थ से, सो दे विल बिहेव एज पॉइंट सोर्स, ठीक है ना। मतलब एक ऐसे बिंदी दिखाई दे रही है। जो स्टार्स इतने बड़े बड़े होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये पॉइंट बनी है ना। अब ये हमारा अर्थ, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना। अरे भाई ऊपर देख। तो ये रहा मान लो हमारा स्टार। सर अभी तो आपने स्टार ऐसा बनाया था। बच्चों मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बुक में ऐसे बना होता है, ठीक है। स्टार ऐसा बनता ही नहीं है, बच्चों को खुश करने के लिए स्टार ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। चलो तो बहुत ध्यान से देखना ये क्या फिनोमेना है। तो ये स्टार की मान लेते हैं पोजीशन है। कौन सी? ट्रू पोजीशन। अब आपको खुद पता है, देखो स्टार पॉइंट जैसे बिहेव करेगा। जो स्टार होता है वो बहुत दूर होता है अर्थ से, तो दे विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, ठीक है ना। पॉइंट लाइट सोर्स मतलब यहां से लाइट आएगी और वो पॉइंट जैसी। तो यहाँ पर स्टार है। अभी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था, जो स्टार होते हैं एक्चुअल पोजीशन से ऊंचा दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो स्टार यहाँ पर है इसकी पोजीशन यहाँ के साथ साथ कहीं और भी दिखाई देगी। मतलब यहाँ तो नहीं दिखाई देगी, या तो आगे या तो पीछे या ऊपर ही नीचे। होता क्या है, जो हमारा एटमोस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो रैंडम है। मतलब कभी डेंसिटी बढ़ती रहती है किसी लेयर की, कभी कम होती रहती है। तो क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, उसके वेरिएबल बिहेवियर की वजह से इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। एक्चुअल में नहीं, हमारे रिस्पेक्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मान लो ये स्टार यहां पर है, अभी है यहां बन गया, ठीक है। मतलब अभी यहां से लाइट आनी शुरू हो गई। अच्छा साथ में एक काम और होता है, जब एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन, बहुत ध्यान से देखना, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और एक बार कम होता है, तो जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो वो पॉइंट सोर्स ब्राइट दिखाई देता है, ब्राइट। और जब लेस होगा तो वो डिम। कॉर्नर वाला पढ़ा रहा है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तो जब हमारा एटमो देखो, एक तो हो गया स्टार बहुत दूर होते हैं, नंबर वन खत्म। सो दे विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, इतना लिखना है। नंबर टू, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी ज्यादा वेरी करेंगी, तो वो ब्राइट लाइट आएगी वहां से। जब हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कम होगा तो वो डिम लाइट हो गई, मतलब अंधेरे एक तरीके से। ब्राइट मतलब तेज लाइट, डिम मतलब कम लाइट या ऑलमोस्ट अंधेरा, ठीक है। तो होगा क्या, लगातार ये प्रोसेस होगा, तो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली डिमिंग, डिम एंड ब्राइट लाइट की वजह से ही हमें ट्विंकलिंग दिखाई देती है, चमकते हुए। होता है ना ऐसे, चमकता है। अभी बताएंगे स्टार क्यों बनता है, पहले बता रहे हैं कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। तो देखो ब्राइट, तो ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, तो आपको लगेगा चमक रहा है, वो चमक देना बेटा, वो ऑन ऑफ हो रहा है डिमिंग इफेक्ट की वजह से ना, कभी ब्राइट कभी डिम। अब यहां पर मान लो उसकी पोजीशन कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, बहुत ध्यान से देखना, कभी यहां पर है, फिर यहां पहुंच गई, फिर यहां पहुंच गई, फिर यहां पहुंच गई। अब क्योंकि ये कुछ इस तरीके से काम करेगी इतनी स्पीड से कि पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अरे ये कैसा गंदा स्टार बन गया, रुक जाओ। पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, पहले मैं ही बना दूं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाता है, ये रहा। तो इसलिए ही स्टार को ऐसा बनाया जाता है।
नंबर 1 ट्विंकलिंग की होती है, कंटिन्यूअसली डिम एंड ब्राइट इफेक्ट की वजह से ट्विंकलिंग होती है, ठीक है। और ये स्टार ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही होती है, इसलिए ये कुछ इस टाइप से वेरी करता है, तो हमको लगता है अच्छा ये तो स्टार बन रहा है, ठीक है। तो स्टार ऐसा नहीं होता, स्टार तो ऐसा होता है, या सिंपली अगर हम देखें एज अ होल तो स्टार की शेप भी स्फेरिकल ही होती है, जस्ट लाइक ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको, ये था हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब चलते हैं लास्ट की तरफ, फटाफट नोट करो। काम करेंगे, स्कैटरिंग को अलग पार्ट में रख लेंगे, ठीक है, जो आपको फ्रेश फील हो। आगे पीछे कर देंगे, टेंशन मत लो। तो नंबर 3 है हमारा एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सही, ये क्या फंडा है कि मतलब सनराइज पहले और सनसेट बाद में। देखो एडवांस मतलब क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज के 100 रुपए देख के खरीदना है, उसने कहा भाई जब मिलेगी जब आप इसको खरीदने से पहले ही 20 या 30 रुपए जमा कर जाओगे, मतलब आपने कोई चीज ली नहीं, आपके पास आई नहीं और उससे पहले आपने पैसे दे दिए, उसी को बोलते हैं एडवांस, ठीक है। डिले मतलब क्या होता है, मान लो आपको कोई ऑर्डर 3 बजे आना है, वो 3 से 5 या 6 हो गया, इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम है उससे उसका समय बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस का मीनिंग ये है कि कोई चीज समय से पहले आ गई, और डिले का मतलब क्या है, कोई चीज समय के बाद हो गई। तो होता क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि बताओ अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको सनराइज सनसेट के अकॉर्डिंग जो दिन की लेंथ आती है, पता है ना लेंथ क्या होती है, जिस समय सूरज निकलता है सनराइज और जिस टाइम छुपता है दैट इज सनसेट, ठीक है। एक्चुअल लॉजिक तो बेटा यही है, सन घूमता नहीं है, हमारी अर्थ घूम रही होती है, केवल हमारी पोजीशन चेंज हो रही होती है ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बट हम फिर भी कहते हैं कि सन ऊपर आ रहा है, सन नीचे जा रहा है, एक्चुअल में हमारी अर्थ घूम रही होती है, ठीक है ना। चलो वो कंसेप्ट है। तो सनराइज और सनसेट, जब सनराइज होता है और जब तक सनसेट नहीं होगा तो जितने भी घंटे होंगे दैट विल बी कॉल्ड लेंथ ऑफ द डे, ठीक है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द डे। हाँ थोड़ा सा ब्लू मार्कर कम चल रहा है, डालेंगे इसमें ना, का मतलब फॉर एग्जांपल 7 बजे फॉर एग्जांपल सनराइज हुआ और 6 बजे एक काम करते हैं, घर में कर लेते हैं, 5 बजे सनराइज और 7 बजे सनसेट, तो कितना हो गया लेंथ ऑफ डे, 5 से 5 12 और 2 14 आवर्स। तो जो होता क्या, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन भी नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो 4 मिनट्स कम हो जाता, 4 मिनट विल बी लेस। इसका मतलब क्या है, जो हमारे दिन की लेंथ है वो 4 मिनट ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बेटा, जो एक्चुअल डे की लेंथ होनी चाहिए उससे 4 मिनट्स ज्यादा है, वो कैसे वो समझाना है। एंड दैट इज आल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चलो भाई, तो अब देखने वाले हैं कि जो एडवांस सनराइज है और डिले सनसेट कैसे होता है, ठीक है। इसको 14 नोट कर लो, ये तो क्या समझाने के लिए था, ये आपको आते ही, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फटाफट से काम करते हैं, स्कैटरिंग भी इसके अंदर खत्म कर देते हैं ना। मतलब कि आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, इसी में खत्म कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, ये रहा हमारा अर्थ और ये रहा एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। और ये रहा आपका, अब सर ये क्या है, ये है आपका ओरिजिन, मतलब जिस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर आने पे आपको सन दिखाई देता है और नीचे जाने पे सन आपको दिखना बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं ओरिजिन लेवल, ठीक है ना। तो सनराइज होगा इसका मतलब सन ओरिजिन से ऊपर जाएगा, सनसेट होगा इसका मतलब है सन जो है आपका ओरिजिन के
नीचे चला जाएगा, निकलेगा यहाँ से तो जाएगा यहाँ पर, आपको पता ही है। एक काम करते हैं, दोनों को एक में आपको समझा देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा ओरिजिन। तो अब बनाते हैं अपने सन को, ये रहा सन, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, दिस इज योर सन। अब होगा क्या, जो सन से निकलने वाली लाइट की रेज हैं वो आप तक पहुंचनी है। अच्छा, आग तो बनाएंगे हमने, देखेगा कैसे तो सन से निकलने वाली लाइट कहाँ पहुंचेंगी, आग तक। अब ये बताओ, सन के आसपास एटमोसफेयर है नहीं, फिर भी जो सन के आसपास का तापमान है वो तो बहुत ज्यादा है। ये कह सकते हो जो लेयर्स यहाँ पे होंगी आसपास, उसका तापमान बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे बात जाओगे उस पर्टिकुलर पर्सन के, तो हमारा डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो लाइट जो है ना, एक्चुअल में मान लो तो ये हमारा रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, तो जो लाइट की रे ऐसे चलेगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। एक काम कर भाई, तू तू छोटा छोटा बन जा, ठीक है भाई। तो जो लाइट की रे है वो ऐसे सीधने लग के कुछ ऐसे मुड़ जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। एक मिनट, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। अब होता क्या है, क्योंकि सन की लाइट जो है वो ऐसे चली गई, तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको लगेगा भाई साहब ये तो लाइट सामने से आ रही है, इसका मतलब जो है सन की एक इमेज बनेगी, एंड दैट विल बी योर अबव ओरिजिनल लेवल। इसका मतलब ये, देखो इमेज मतलब ये होता है कि आपको वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है सनराइज अभी हुआ नहीं है, एक्चुअल में सन जो है ओरिजिनल लेवल से ऊपर नहीं आया है, बट आपको अच्छा ही जो टाइम निकाला गया ना, ये साइंटिस्ट लोग द्वारा निकाला गया है अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट। मतलब 2 मिनट पहले जब वो ओरिजिनल लेवल से ऊपर हल्का हल्का आने वाला होता है, वो 2 मिनट पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो 2 मिनट पहले वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जो ये सनराइज होके ये घूम घूम के यहाँ पर आएगा आपके, और फिर ये लास्ट में जाने वाला होगा। तो मान लो सन जो है ओरिजिनल लेवल के नीचे चला गया, भाई हमारा सनसेट हो गया। बट क्योंकि 2 मिनट तक वो दिखाई पहले आपको देना शुरू हो गया था, तो जब वो ओरिजिनल लेवल नीचे होगा तो अब भी लाइट की रेज आप तक ऐसे पहुंचेगी कि आपको दिखाई देगा कि लगेगा कि जो हमारा सनसेट है अभी वो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये, जिस तरीके से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देना शुरू हो गया था, उस तरीके से हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। तो वह क्या है, सारा का सारा फिनोमेना हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, दैट विल बी कॉल्ड डिलेड सनसेट। तो ओवरऑल कुल मिला के 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया। तो जो हमारी लेंथ है डे की वो इंक्रीज हो जाती है, लेंथ इंक्रीजेस बाई 4 मिनट। क्वेश्चन ही आता है कई बार, बताओ अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ना हो तो बताओ जो दिन की लेंथ होती है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो जो दिन की लेंथ होती है उस पर क्या असर पड़ेगा। लिख देना, इट विल शॉर्टन बाई 4 मिनट, उसकी लेंथ जो है 4 मिनट कम हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो ये हमारा 3 फिनोमिना थे। पहले हमने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके 3 फिनोमिना देखे। एग्जांपल्स, नंबर 1 था स्टार्स ऊंचे दिखाई देते हैं, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। नंबर 2, और लगातार चेंज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटीज। उसके बाद देखा कि स्टार्स ट्विंकल की करते हैं, और लास्ट में हमने देखा एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ठीक है। अब शुरू करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना। आप इसको फटाफट से नोट करो। चलो बच्चों, नोट कर लिया आपने, अब चलते हैं स्कैटरिंग की तरफ। स्कैटरिंग, ओ भाई चलो भाई, आप देख ही लेते हैं, एक काम करते हैं इसको खत्म कर ही लेते हैं। इंट्रो में भी बोल दिया कि स्कैटरिंग भी खत्म करेंगे, ठीक है। फिर बीच में ये बोल दिया कि स्कैटरिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब फाइनली स्कैटरिंग आपको इसी वीडियो के अंदर करा दें, ठीक है। स्कैटरिंग क्या है तो बहुत ध्यान से देखना। चलो एक पेन से पढ़ते हैं। द स्प्रेडिंग, फैल जाना, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट by particles of atmosphere
इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, फैल जाना। ठीक है ना, एक काम करते हैं, थोड़े से ब्लू मार्कर में इंक डाल ही देते हैं। ठीक है, वीडियो को आपकी पॉज करके। चलो बच्चों, डल गई है इंक। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन वेरियस डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यही डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी होती है और यही आपको लिखनी भी है। ठीक है, बट आपके लेवल पे एक्चुअल मीनिंग रेयरली एक दो बच्चों को पता होगा कि एक्चुअल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, या कोई मुश्किल से बताता होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सनराइज और सनसेट के समय पे रेड का दिखना या ऑरेंज येलोइश दिखना, डेंजर साइंस रेड के क्यों बने होते हैं। ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, स्पेस में ब्लैक क्यों दिखाई देता है। तो इन सब के आंसर जो है ना, इतने आसान सिंगल लाइन से देने वाले नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रेले। ठीक है, रेले नहीं, रेले तो उन्होंने अपना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या है वो आपको जानना नहीं है, इसमें समय नहीं खराब करना है। मैं तो आपको उसकी केवल मेन हाईलाइट बताऊंगा, जिससे आज आपको असली रियल मीनिंग स्कैटरिंग का समझ में आ जाए। ठीक है, तो रेले जी का हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने लाइट का दो तीन लाइट की वेवलेंथ होती है लैम्डा। उन्होंने दो चीज ली, एक तो साइज ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, चलिए लेते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जिन पार्टिकल से लाइट टकराने वाली है उनका साइज, उसको बोल दिया ए। ए स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज योर लैम्डा। तो उन्होंने क्या करा, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स के साथ टकरा के ऑब्जर्व करा। ठीक है, अच्छा एक्चुअल में रियल डेफिनेशन क्या है वो भी देख लो। रियल डेफिनेशन क्या है, देखो ये तो समझ में आ गया। अगर आपको इतना मतलब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही जानना है, उसके बाद सीधा पहुंच जाना ब्लू वगैरह पे कि मतलब लाइट जो है स्काई की कलर जो है ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों है, डेंजर साइन रेड वगैरह वो जो देख लेना। अगर आपको रियल मीनिंग समझना है तो उसको देखना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। ठीक है, तो रियल मीनिंग क्या है तो ध्यान से देखना। असली में होता क्या है, जब लाइट आती है ना सन से, तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करता है, बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटा बहुत ध्यान से देखना, रियल फील मिलेगा टॉपिक का, रियल फील, जो कि हम कोशिश करते हैं हर टॉपिक के अंदर, हर वीडियो के अंदर, हर कॉन्सेप्ट का रियल फील देने का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गैस के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो करती क्या है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब खा जाना, एब्जॉर्ब कर ली। अब अगर उसने सन की लाइट जो कि होती है व्हाइट लाइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, अगर सन की व्हाइट लाइट को 7 कलर्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्या करेगी, अब जिसका मन करेगा भाई, जिसको चाहे छोड़ेगी, जिसको चाहे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, होता क्या है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है सन की लाइट का। ठीक है, कौन करता है, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल, और एंड री रेडिएट्स इट, और उसको एब्जॉर्ब करा फिर फेंक दिया। होता है ना कि जाना तो मैं ठीक है, पहले एक काम करो, सब चीज कलेक्ट मेरे पास आओ, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मतलब मान लो किसी चीज को बांटना है, हम बांटेंगे, लाओ पहले हमारे पास लेके आओ, फिर हम अपने अकॉर्डिंग बांटेंगे कहां पर कितना बांटना है। सेम बात यहाँ पे है, सन की लाइट जो है एब्जॉर्ब करी जाती है एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स द्वारा, और फिर उसको री रेडिएट करा जाता है, मतलब एब्जॉर्ब कर ली, अब हम छोड़ेंगे। और कैसे करी जाती है, री रेडिएट्स इन वेरियस डायरेक्शंस। बेटा ये है रियल मीनिंग स्केटिंग का।
ठीक है, ये है रियल मीनिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल एंड रीरेडिएट इन वेरियस डायरेक्शन, और उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रीरेडिएट कर दिया जाता है। ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक्सपेरिमेंट करा गया, रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब दो टाइप की होती है स्कैटरिंग, एक होती है वो जो रिले को मानती है, रिले के लॉ को फॉलो करती है, और एक वो जो रिले के लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो रिले का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का लॉ है उसको देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पता चल जाएगा ब्लू व्हाइट रेड वगैरह का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, साइज ऑफ पार्टिकल्स लिया दैट इज ए, और लाइट की वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। अब आपको पता है जो लाइट की वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, 3600 से लेकर, कई बुकों में लिखा होता है 3800, तो हम एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम, और ये बहुत ही कम होता है ये। ठीक है, अब जो पार्टिकल का साइज है उसका सिंबल क्या है, ए। तो दो ही केस हैं, अगर जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा हुआ, if the size of particles is much smaller than wavelength of light, मतलब जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है जिससे लाइट टकरा रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग टकरा रही है, वैसे एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर वो बहुत छोटा हुआ तो रिले का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लगता है। इन्होंने जब अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा पाया गया, तो उन्होंने देखा जो इंटेंसिटी है, बेटा बहुत ध्यान से देखना, जो इंटेंसिटी है काहे की, लाइट की, जो स्कैटर की गई है दैट इज आई। इंटेंसिटी मतलब होता है कितनी लाइट निकलती है, फैलना, तीव्रता, रोशनी ज्यादा है ना। वो देखा गया कि वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दैट इज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब तुम फोर्थ पावर भी याद ना रखो तो याद रखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स, बच्चों ध्यान से देखो, अगर साइज ऑफ पार्टिकल बहुत बहुत छोटा हुआ वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो रेले स्कैटरिंग लॉ लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, जो रोशनी होगी वो उसकी ज्यादा होगी इंटेंसिटी, जो जिसकी वेवलेंथ कम होगी। अब देखो जब री एमिट हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब हुई और री एमिट हो रही है, तो उस टाइम पर इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब देखो एनर्जी आपको पता ही है, हर कलर की ऑलमोस्ट सेम आती है। अब जिसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ कम होने से ज्यादा हो गई, वो तो सारी की सारी फैल जाएगी वहीं की वहीं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है आपको पता है, विबग्योर। विबग्योर के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वो धरती धर बढ़ती है, मतलब सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है और सबसे ज्यादा रेड की। का मतलब ये है, अगर वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की है तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इसी की रिलीज होगी, तो इसलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। सर फिर भी ब्लू दिखता है, वो क्या लॉजिक है, ध्यान रखना, वो हमारी आई की रिटेनिंग पावर होती है, जिसकी वजह से हमें वॉयलेट इंडिगो कलर नहीं दिखाई देता, हमें मेनली क्या दिखाई देता है, ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ब्लू की वेवलेंथ कम है रेड के मुकाबले, इसलिए उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे नहीं है एक दो गुना, अप्रोक्सीमेटली ब्लू लाइट 10 टाइम्स, 10 गुना मोर स्कैटर होती है देन रेड लाइट। ये लास्ट तक आ रहा नहीं आ रहा, आज तो लास्ट में पहुंच गए हम, चेक कर लेते हैं एक बार। आ गया भाई, ध्यान रखना बेटा यही है रियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर होता है कई बार आपको लगता होगा सर ये बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं या हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं, देखो कोशिश दोनों के लिए ही है। तो साइज ऑफ पार्टिकल अगर बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू रिले एक्सपेरिमेंट, तो ये देखा गया कि जो लाइट फैलती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेवलेंथ कम तो इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब स्कैटरिंग ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम। और ब्लू लाइट की स्कैटरिंग 10 गुना, अप्रोक्सीमेटली 10 गुना के आसपास होती है रेड लाइट के मुकाबले। ठीक है, इसमें ध्यान 10 गुना कैसा है ना, यहाँ पर वेवलेंथ लॉजिक है डबल होती है, तो उसका अगर आप फोर्थ करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा, उसको 10 गुना कर दिया गया है। ठीक है,
इसको नोट करो बेटा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का स्कैटरिंग, जिसके अंदर साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम पाए गए हैं। फटाफट से नोट कर लो। सर क्या होगा अगर साइज ऑफ पार्टिकल, देखो मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप सब अभी तो 5 हो भी समझाओगे, नीला आसमान, देखिए लाल वाल ऑरेंज वगैरह, सब में यही लगा दूंगा मैं। एक बार समझा रहा हूँ ना, सब में ही लगा दूंगा। चलो देखो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। मुझे समझ में आएगा आपके लाइक करने से कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। और अगर पहले कभी नहीं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्कैटरिंग का, तो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट भी करना है, ठीक है। अब देखो, अगर इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, अभी लिख तो रखा था, ए मतलब क्या है साइज ऑफ पार्टिकल, लैम्डा मतलब क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। सर अगर कम हुआ तो आपने बता ही दिया कि इंटेंसिटी वेवलेंथ की 4 पावर के प्रोपोर्शनल है, और उसके अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा दिखाई देगी आपको, इसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, सिंपल सा फंडा है। अगर ज्यादा हुआ साइज ऑफ पार्टिकल्स तो बेटा नो रिले स्कैटरिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग स्कैटरिंग नहीं होने वाली। सर फिर क्या होगा, तो फिर होगा क्या, ऑल कलर्स, ऑल मतलब ऑल 7 कलर्स विल स्कैटर इक्वली। तो होगा क्या, अगर पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है तो जो सारे के सारे कलर्स हैं वो इक्वल स्कैटर करेंगे, और अगर इक्वल स्कैटर करेंगे तो वो साथ में ही रहेंगे, और जब साथ में ही रहेंगे तो कोई वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड नहीं दिखाई देगा, केवल क्या दिखाई देगा, तो बच्चों वेरी गुड व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। बस यही 2 ऑब्जर्वेशन थी रिले की, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, व्हाइट ब्लू सब चीजें क्या क्या क्यों दिखाई देती हैं, ठीक है। आपके बुक में लिखा होता है कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटा है तो ब्लू लाइट दिखाई देगी, मतलब ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा होगी, ये लिखा होता है बुक में हमारी, है ना। और अगर पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होता है तो दिखाई देता है व्हाइट कलर, उसका लॉजिक ये है, ठीक है ना। चलो भाई, तो नंबर 1 हमारी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो क्या है, वाई, वाई छोड़ो, स्काई एपियर्स ब्लू, ठीक है ना, इन डे, और डे भी क्या होना चाहिए, ब्लू क्लियर, है ना, मतलब बादल वगैरह ये होना चाहिए। तो जो आसमान नीला के दिखाई देगा भाई, तो ध्यान से देखना, सिंपल था, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, और ये मान लो हमारा एटमोस्फेयर है, और यहाँ पर क्या है हमारा सन, बहुत स्पीड से देखना। तो होता क्या है, लाइट आ रही है, अब इसमें से व्हाइट लाइट आ रही है, अब होगा क्या, स्कैटरिंग होगी, मतलब पहले रियल मीनिंग में क्या है, एब्जॉर्ब होगा लाइट, फिर उसको फैलाया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो है इस केस में जो एटमॉस्फेयर अगर हमारा क्लीन है तो उस टाइम पर पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो वेवलेंथ की 4 पावर के इक्वल होगी। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा फैलेगा, सबसे ज्यादा वहीं पे दिखाई देगा। तो इसलिए वो क्या है, वैसे तो बाई टाइम अगर हमारी आई के परसेप्शन की वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देगा, इसका मतलब होगा क्या, ब्लू ही सारे में हमें फैला हुआ दिखाई देगा। तो जब सारे में ब्लू फैल जाएगा तो हमें एपियर भी ब्लू ही होगा, तो सिंपल सा लॉजिक था, इसलिए जो है हमें आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। सर काला क्यों दिखाई देता है, सर हमें तो काला दिखाई देता है बेटा, रात को दिखाई देता है वो, है ना, जब हमारा जो है सनसेट हो जाता है उसका, मतलब व्हाइट लाइट आ नहीं रही है या ऐसा आ रही है कि वो हम तक ढंग से पहुंच नहीं रही है। मेन बात ये है, अगर आप एटमोस्फेयर के बहुत ध्यान से देखना, अगर बात करें एस्ट्रोनॉट्स की, एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो हमारे स्पेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना,
किसे देखने के लिए? वहां के आसपास के कलर को। मान लेते हैं स्पेस में भी कहाँ पहुंच गए भाई, कहीं तो पहुंचेंगे ना, या तैरेंगे या मून वॉक करेंगे ऐसे करके, मून वॉक एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। तो होगा क्या, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कहाँ पहुंच गए? मून पे। तो वो मून से देखेंगे तो उनको कोई भी कलर विजिबल नहीं होगा, इट विल अपीयर टू बी ब्लैक। सर ऐसा क्यों? बेटा जो ये नीला पीला काला, वैसे नीला है, कोई भी कलर दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेयर का, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से स्कैटरिंग हो रही है, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो लाइट क्यों आएगी, क्यों एब्जॉर्ब होएगी और क्यों फैलेगी? इसका मतलब ये है वो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है भाई। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारे स्पेस में होते हैं लोग, उनको एटमॉस्फेयर या स्काई जो है वो ब्लैक दिखाई क्यों देती है? बिकॉज वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, इसलिए वो नीला नहीं केवल काला ही दिखाई देगा, क्योंकि कोई लाइट स्कैटर नहीं हुई है। अगर कोई लाइट फैली नहीं है तो इसका मतलब ये है वो नो कलर शो करेगा। डन। अब चलते हैं अगले की तरफ, जो है हमारा डेंजर साइंस। लाल क्यों होते हैं? अच्छा इसमें देख लेते हैं सनराइज सनसेट वाला, है ना। सनराइज सनसेट वाला पहले देख लेते हैं। सर दिन के टाइम, नून के टाइम तो नीला आसमां, और सनराइज सनसेट के टाइम पे ऑरेंजिश सनराइज और सनसेट। ध्यान से देखो फटाफट, ये रहा हमारा अर्थ, तो ये रहा हमारा वो बंदा जो खड़ा है, वो देख सन को देख रहा है, ठीक है। अरे कहाँ देख रहा है भाई? ये रहा हमारा ओरिजिन, ये भी हमारा ओरिजिन। इधर हमारा सनसेट होगा, इधर हमारा सनराइज होगा। अभी आपको बताया था एटमॉस्फेरिक स्पेक्ट्रम का। और 3 केसेस होंगे, एक बार सन यहाँ पर होगा जब आ रहा होगा, है ना, एंड दैट विल बी योर नून कंडीशन, 12-1 के आसपास का समय होता है। और ये आपका सनराइज का या आपका सनसेट का है। तो आप खुद देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, घूम के आएगा ना। खुद देखो आप, सन की कौन सी पोजीशन पास है। सन तो बना यहाँ पे, लो यहाँ भी बना सन, तो ध्यान से देखो, यहाँ भी सन बना दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने सन बना दिया। लो एक बार लिख देते हैं सनसेट, और यहाँ पर सनराइज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर सनराइज के समय अगर आप देखा हो, या सनसेट के समय, यहाँ पर हमें रेड, ठीक है ना, साथ में ऑरेंज शेड दिखती है। सर येलो भी दिखता है हमें, तो बिल्कुल बेटा तीनों आसपास की शेड है विद ग्योर, ग्योर, ठीक है ना। तो मेनली रेड पूछते हैं कि रेडिश क्यों दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के समय। तो आपको सिंपल सा फंडा पता है कि जो स्कैटर होगा वो लाइट सबसे ज्यादा कौन सी होगी? नीली। तो यहाँ पर नीली स्कैटर हुई और आपको दिख भी गई। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है, देखो ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो जब वहां से लाइट स्कैटर हो रही है नीली वाली, तो वो ऑलमोस्ट सारी सारी वहां पर स्कैटर हो गई। अब लाइट पहुंचेगी कौन सी? देखो जो स्कैटर ज्यादा होगी, जो स्कैटर ज्यादा होगी वो तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। जो स्कैटर लेस होगी वो दूर तक पहुंच पाएगी। भाई जो पहली खत्म फैल जा रहा है तो कहां तक पहुंचेगा आगे? अब क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। कहां गया बोलो हमारा, ठीक है। तो अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी फैलने की, तो वो दूर तक पहुंच पाएगा। तो जब वो दूर तक पहुंच पाएगा तो वो आपको ऐसा ही अपीयर हो जाएगा। सिंपल सा बेटा, बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको दूरी ज्यादा कवर करनी है तो नीली सारी फैल चुकी होगी, केवल लाल ही पहुंचेगी, और इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर पास होता है दिन के टाइम पे, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। स्काई, ठीक है ना कि सन के आसपास, वो तो हमें बिल्कुल वाइट दिखाई देता है इस टाइम पे। तो डन। अब चलते हैं डेंजर साइंस, खतरे का निशान। इस पे ऐसे क्रॉस करके बना होता है, ऐसे क्रॉस करके, ठीक है ना। कितनी हो गई वीडियो भाई? 54 मिनट, रिकॉर्ड टूट जाएगा। आधे घंटे का है। चलो लास्ट देख लेते हैं, सॉरी फोर्थ है हमारा डेंजर साइंस। देखो काले लिख दिया मैंने, डेंजर साइन भी हो, रेड क्यों होता है? देखो आपको बताया, अगर कोई डेंजर साइन है, अगर कोई डेंजर साइन है तो आपको उसके पास नहीं जाना, मतलब वो आपको दूर से ही दिखाई दे जाए।
तो बताओ स्कैटरिंग की वजह से दूर तक लाइट कौन सी पहुंच सकती है? सर ब्लू तो फैल जाएगी, रेड पहुंच पाएगी। तो इसलिए ही डेंजर साइंस रेड के बने होते हैं, इससे कि दूर तक पहुंच जाए। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार क्या यूज करें आपका, ठीक है। पांचवा तो लिख देना, बिकॉज रेड हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ सो इट विल रीच अप टू अ फार डिस्टेंस, दैट व्हाई डेंजर साइंस आर मेड अप ऑफ रेड कलर। क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्कैटर कम होती है, दूर तक पहुंच पाएगी, इसलिए इसको लाल कलर से बनाया जाता है। अब आ जाता है क्लाउड्स का कलर। फाइनली चैप्टर भी खत्म। क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं? सर क्लाउड क्या होते हैं, अब ये तो बताएंगे नहीं, समय खराब हो जाएगा, ठीक है। क्लाउड्स सफेद क्यों होते हैं? अब बेटा क्लाउड के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज काफी बड़ा होता है। तो उस केस में जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स वो मच मच ग्रेटर देन क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ से। तो अगर साइज ज्यादा बड़ा हो गया तो आपको पता है रिले का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं लगने का है। इसका मतलब ये है कोई स्पेसिफिक कलर स्कैटर कम ज्यादा नहीं होगा, सारे के सारे कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगर सारे कलर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, तो आपको कोई वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड नहीं, ये केवल व्हाइट ही दिखाई देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इनको आप एक बार अपने जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है उससे एक बार इसके आंसर रीड करना अच्छे से। ऐसे मैंने आपको समझा दिया कैसे मेंशन करना है। कुछ भी भूल जाओ, स्कैटरिंग की बेसिक डेफिनेशन, और स्कैटरिंग वाली की वेवलेंथ ज्यादा, स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम, स्कैटरिंग ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट लगा देना और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड वाली चैप्टर सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट लेके आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और देखेंगे कि यूपी जो हमारा यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम वाला उसे भी कवर करें ना करें। मेनली हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर से पहले तक का सारा आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। आज के लिए इतना है, पढ़ते रहना बच्चों, ऑल द बेस्ट।